रिकॉर्डिंग करनी भूल गया। सो 1953 में जो हमने सिनारियो देखा था कि हमारे पास J टू J+1 के जो एनर्जी लेवल्स आ रहे थे, और यू कैन से I टू I+1 वाला जो रूल फॉलो हो रहा था इन द न्यूक्लियर बैंड स्ट्रक्चर्स, दैट वाज फाउंड टू बी इन एनालॉगस टू द रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, जो बैंड एनर्जीज एग्जिस्ट करती है, दैट वाज फॉलोइंग द I into I+1 रूल। ठीक है, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। सो क्वांटम मैकेनिकली इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आपके पास असिमेट्री नहीं है तो रोटेशनल स्ट्रक्चर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास बैंड्स नहीं बन सकते, अगर आपके पास डिफॉर्मेशन नहीं है। तो इसकी वजह से शेप ऑफ द न्यूक्लियस वाज फाउंड टू बी और इम्प्लाइड टू बी नॉन स्फेरिकल। तो यहाँ से पता चला था कि अगर आपके पास बैंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है तो आपके पास न्यूक्लियस की शेप जो है वो प्योरली स्फेरिकल नहीं हो सकती। इट हैज टू गेट सम नॉन स्फेरिसिटी और इट हैज टू बी सम डिफॉर्म्ड। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन का कंसेप्ट 1950s में ही आ गया था। तो इसका बेसिस बनाया था बोहर एंड बर्टेल्सन ने। कंस्ट्रक्टेड मॉडल्स इन विच द पोटेंशियल वाज डिफॉर्म्ड इनटू एन एलिप्सॉइडल शेप। तो वेरियस अदर मेथड्स वर आल्सो अवेलेबल। मैंने वो वाला पार्ट स्किप कर दिया था कि नॉन स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल पोटेंशियल भी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी बैंड स्ट्रक्चर बन सकती थी, लेकिन एट दैट टाइम टेक्नोलॉजी वाज नॉट एबल टू डू दी न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो इतने ज्यादा एनालिसिस पार्ट अवेलेबल नहीं था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, तो उन्होंने इसका अल्टरनेट चूज किया था कि हम पोटेंशियल को ही डिफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो मैं बोहर मेटेल्सन एंड निल्सन ने कंस्ट्रक्टेड जो पोटेंशियल था उसको डिफॉर्म कर दिया। तो पोटेंशियल वाज डिफॉर्म्ड इनटू एन एलिप्सॉइडल शेप। तो पोटेंशियल को ही हमने चेंज करते थे, स्फेरिकल पोटेंशियल हटा दिया था। द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ दिस टाइप इज वन नोन एज द निल्सन पोटेंशियल और निल्सन मॉडल। तो इसमें जो है निल्सन मॉडल चूज किया गया था। जो फर्स्ट मॉडल था इसमें जो अनहार्मोनिक ऑसिलेटर को इंप्लीमेंट किया गया था, जिसको हम नेल्सन पोटेंशियल भी क्या नाम भी देते हैं। तो नेल्सन पोटेंशियल एंड एनहार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल आर बोथ द सेम थिंग। It is essentially a nuclear shell model using a harmonic oscillator potential but with an isotropy added. Anisotropy मतलब जो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसमें आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, उसको हमने डिफॉर्म कर दिया। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज होंगी इन वेरियस डायरेक्शंस आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो ओमेगा एक्स डिफरेंट, ओमेगा वाई डिफरेंट एंड ओमेगा जेड आपके पास डिफरेंट हो जाएगी। उस वजह से आपके पास एनाइसोट्रॉपी एग्जिस्ट करेगी, तो अपना पोटेंशियल जो है डिफॉर्म्ड हो जाएगा। So that the oscillator frequencies along the three Cartesian axes are not the same. Typically the shape is a prolate ellipsoid with the axis of symmetry taken to be z axis. तो यहाँ पे हम z axis को सिमेट्री एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। सॉरी ओके तो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल है बेटा स्फेरिकल पोटेंशियल। तो स्फेरिकल पोटेंशियल कौन कौन सी हमने अभी तक चूज किए हुए हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लोअर से। तो आपके पास इनफाइनाइट स्केयर वेल है। इनफाइनाइट स्केयर वेल में आपके पास क्या रहता है, ये दिस इज दी जो ब्लैक वाला है वो इनफाइनाइट स्केयर वेल है। आपके पास एक पर्टिकुलर डेप्थ रहेगी जब आपकी जब रेडियस है इट इज लेस देन और इक्वल टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस। और उसके बाद अगर आपके पास न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं तो इनफाइनाइट पोटेंशियल हो जाता है, मतलब आपका पार्टिकल इससे बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, इनफाइनाइट स्केयर वेल है, इसमें आपका पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा। आपके पोटेंशियल की जो डेप्थ है वो आप एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, 40 से लेके 42 एमबीवी तक इसकी जो डेप्थ है वो डिफाइन की जाती है फाइनाइट स्केयर वेल के कॉरेस्पॉन्डिंग। हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल क्या है, हार्मोनिक पैराबोलिक होता है बेटा। जैसे y इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, तो वो पैराबोलिक होता है। यहाँ पे भी पोटेंशियल जो है पोटेंशियल इज गिवन बाय हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर स्क्वायर के रिगार्डिंग है। ये 3 डायमेंशन भी दिया हुआ है। तो ये जो पोटेंशियल है दिस इज गिवन बाय योर रेड लाइन। ये जो यहाँ पे जो रेड लाइन है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये वाला जो रेड लाइन यहाँ पे दे रखी है इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड दीज आर स्फेरिकल पोटेंशियल्स, प्लीज कीप इन माइंड। एंड इन दोनों के बीच का जो रियलिस्टिक पोटेंशियल है जो अभी तक हमने देखा है कि जो रिजल्ट को एक्चुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है दैट इज नोट सेक्सर पोटेंशियल, जिसमें आपके पास v नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल r माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाय a के रिगार्डिंग यहाँ पे फैक्टर दे रखे हैं। तो आपके पास जो इनके दोनों के बीच का जो रिजल्ट है दैट इज गिवन बाय योर ब्लू लाइन। ब्लू लाइन आपका वुड सेक्शन पोटेंशियल है जो न्यूक्लियर बाउंड्री को प्रॉपर्ली रिप्रोड्यूस कर पाता है। बिकॉज जो आपकी न्यूक्लियर बाउंड्री है वो इनफाइनाइट नहीं है और न्यूक्लियर बाउंड्री जो है इट इज आल्सो
शार्प नहीं है। न्यूक्लियर बाउंड्री इज आल्सो नॉट इनफाइनाइट एज वेल एज शार्प। तो ये जो आपके पास स्केयर वेल है वो आपकी शार्प बाउंड्री देता है जैसा होना नहीं चाहिए, एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर बिल्कुल इनफाइनाइट बना देता है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है दैट इज वुड्स एक्सियल पोटेंशियल, जो आपकी बाउंड्री को डिफ्यूज करता है। ठीक है, डिफ्यूज्ड बाउंड्री होती है ये वाली। तो ये दो ऑल दीज आर स्फेरिकल पोटेंशियल। तो अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है कि इनफाइनाइट स्केयर वेल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आता है बेटा, इनफाइनाइट स्केयर वेल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो पोटेंशियल है वहां पे आपका वेव फंक्शन क्या आएगा, बेसल फंक्शन क्या, स्फेरिकल बेसल फंक्शन देंगे और हार्मोनिक ऑसिलेट है स्फेरिकल हार्मोनिक्स देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एनर्जी आएगी बेटा। ठीक है, एक मिनट इसमें देख लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, तो यही से स्टार्ट करते हैं। वुड सेक्शन पोटेंशियल हम अभी हमने बात की है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कि आपके पास इनफाइनाइट स्केयर वेल जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्फेरिकल बेसल फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। जो वेव फंक्शन है एनर्जी आइगन वैल्यूज आपके पास एग्जिस्ट करेगी, जो आपके पास स्फेरिकल बेसल फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रूट्स होंगे। ये चीज हमने पहले की बात की हुई है। हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के रिगार्डिंग भी आपके पास स्पेशल फंक्शंस आते हैं, जो आपके पास रेडियल सोल्यूशन है उसको आप सॉल्व करते हैं। एनर्जी आइगन वैल्यूज ये आपने फाइंड आउट किया हुआ, मैजिक नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो सारी की सारी एबीसीडी हमने कर रखी है। वुड्स के बाद हमारे पास आता है वुड्स एक्सियल पोटेंशियल, जो हमने अभी हमारे पास रियलिस्टिक पोटेंशियल है, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कैलकुलेशन रहती है दोज आर फाउंड टू बी न्यूमेरिकल एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट बाय कंप्यूटर सिमुलेशन। तो हमें इसको इसमें कंप्यूटर टेक का यूज करना पड़ता है, आपके पास इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ता है। एंड दीज आर एनर्जी, जो एनर्जी वैल्यूज रहेगी दोज विल बी फाउंड टू इन बिटवीन द इनफाइनाइट स्केयर वेल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। इन दोनों के बीच की एनर्जीज रहती है, लेकिन ऑल दीज आर फाउंड टू बी स्फेरिकल पोटेंशियल्स। सो इसको सॉल्व करने के लिए रियलिस्टिक कैलकुलेशन यूजिंग मीन फील्ड पोटेंशियल्स वर मेड एज अर्ली एज इन द 1950s एंड 60s। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाज एट दैट टाइम इन इट्स infancy, and calculating eigenstates and eigenfunctions for nucleons moving in the Wood section potential was a demanding and very time consuming task. तो at that time tech जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से इट वाज ए चैलेंजिंग टास्क टू कंप्यूट द वुड सेक्शन पोटेंशियल। तो लोग उस टाइम में भी बहुत ज्यादा लेट बेर करते थे, जो हम जो काम अब हम 1 मिनट या 10 मिनट में कर सकते हैं उसके लिए एक कई बार तो 1 महीना भी लग जाता था। ठीक है, मैनुअली सॉल्व करना पड़ता था, ग्राफ पेपर में भी काफी कुछ करना पड़ता था आपको, मैग्नेटिक टेप्स होती थी, बहुत कुछ होता था उस टाइम पे, हमारे पास अभी तक लैब में पड़ी हुई। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इवन इवन सिंपलर न्यूक्लियर पोटेंशियल्स वर यूज्ड। तो इसको सॉल्व करने के लिए, वुड सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटर टेक को अवॉइड करने के लिए सिंपलर पोटेंशियल यूज किए थे। मोस्ट सक्सेसफुल वाज द मॉडिफाइड हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल और एनहार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, डेवलप्ड बाय द निल्सन इन द मिड 1950s। इसको हम निल्सन पोटेंशियल का नाम भी देते हैं बेटा, या फिर इसको मॉडिफाइड हार्मोनिक ऑसिलेटर या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी है, इसका नाम भी दिया जाता है। The main ingredient in this potential is a deformed harmonic oscillator. The familiar one-dimensional harmonic oscillator potential is given by m by 2 omega square x square plus omega square y square plus omega square z square के रिगार्डिंग यहाँ पे आपके पास आ जाता है। जो हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है। दिस इज नॉट वन डायमेंशनल, दिस इज 3 डायमेंशनल। ये गलती लिख दी। सो आपके पास जो पोटेंशियल रहेगा, जो आपके पास रहेगा, इसमें 1/2 m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर था वहां पे लिखा हुआ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर है, प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड स्क्वायर है। आपके तीनों डायरेक्शंस इंडिपेंडेंट कर दिए गए हैं, अलग अलग कर दिए गए हैं। तीनों के डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी एंड कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एनहार्मोनिसिटी एग्जिस्ट करेगी। तीनों एक्सिस एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। इट इज नॉट ए स्फीयर, इट इज ए एलिप्सॉइड। सॉरी। So deformed means that the oscillator frequencies in different directions are different, implying that the half axes have different lengths in the 3 directions. The energy eigenvalues
कैन बी कैलकुलेटेड एनालिटिकली। तो आपके पास जो एनर्जी आइगन वैल्यूज आएगी दोज हैव टू बी कैलकुलेटेड डिफरेंटली। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, उसमें क्या आता है n प्लस वन हाफ एच क्रॉस ओमेगा लॉन्ग वन डायरेक्शन, लॉन्ग सेकंड डायरेक्शन एंड लॉन्ग थर्ड डायरेक्शन। आपके पास तीनों को कॉरेस्पॉन्डिंग सम करके आपके पास एनर्जी वैल्यूज दी जाएगी। तो काफी ज्यादा कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स या थ्योरी इसके बाद इन्वॉल्व भी रहेगी, लेकिन उसको हमने अवॉइड किया बेटा। जो शेल करेक्शन वगैरह है स्टूडेंट्स की आपके पास करेक्शंस रहेंगी, इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं मूड बने तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं स्टूडेंट्स की क्या होता है। और उसके बाद आपके पास सेकंड थिंग आपके पास शेल मॉडल करेक्शंस क्या क्या रहेंगी वो सब पढ़ सकते हैं। So sum of the oscillator quantum number in the three different directions gives the मेन ऑसिलेटर क्वांटम नंबर। तो आपके पास तो जो आपके पास ऑसिलेटर क्वांटम नंबर रहेगा इट विल बी गिवन बाय nx प्लस ny प्लस nz। और nx आपका कहां से आएगा बेटा, ये वाले nx वाले फैक्टर यहां से निकल आएंगे। nx प्लस ny प्लस nz आपका ऑसिलेटर क्वांटम नंबर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वहां से आप इसकी नॉलेज ही ले सकते हैं। सो मोस्ट न्यूक्लियाई हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। जो जैसे हम न्यूक्लियस को रोटेट कर रहे हैं तो इसकी सिमेट्री जो होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, हम इसको चूज कर लेते हैं यहाँ पे z एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग। एंड द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज इन x एक्सिस एंड y एक्सिस एलिप्सॉइडल सिमेट्री है, उसमें x एक्सिस एंड y एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है उसको हम सेम मान लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा x एंड ओमेगा y, बिकॉज एक्सियल सिमेट्री हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। एक्सियल में कॉरेस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री एक्सिस होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग z एक्सिस होगी रोटेशनल वाली, एंड जो x एंड y एक्सिस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम उसको सिमिलर मान रहे हैं। तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज आर डिटरमिन्ड बाय द डिफॉर्मेशन पैरामीटर एप्सिलॉन। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे एप्सिलॉन लिया हुआ है, डेल्टा का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप, लेकिन हम यहाँ पे डिफॉर्मेशन पैरामीटर है जो हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या रहेगा, इट इज द डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्म है आपके पास न्यूक्लियस। तो जितना 0.1 हो गया 0.2 इट इज ए नंबर, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर आप चेक कर सकते हैं आपकी जो डिफॉर्मेशन कितनी ज्यादा है। तो ओमेगा एक्सिस इक्वल टू ओमेगा वाई अलॉन्ग एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपके पास डिफॉर्मेशन जो होगी वो इक्विवेलेंट रहेगी। एंड जेड एक्सिस जो है उसको हम सेपरेटली काउंट कर रहे हैं, जो हमारी रोटेशनल सिमेट्री वाली एक्सिस है। So compared to the Wurtz axial potential, the modified harmonic oscillator potential looks very different at its first glance. In particular, nucleus in the harmonic oscillator potential can never escape since the potential is infinitely deep in contrast to Wurtz axial potential, which has a finite depth. How could it then come that the modified harmonic oscillator potential can at all be used for the realistic calculations? There are several reasons. मतलब क्या हुआ, जो वुड्स एक्सियल पोटेंशियल है दैट इज फाइनाइट पोटेंशियल, लेकिन जो अभी हमने किया है दैट इज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, इट इज फाइन टू, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, जो इसकी लेंथ होती है इनफाइनाइट होती है, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। जैसे हमने पहले भी बताया था इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसे इट इज इनफाइनाइट जो, लेकिन जो वुड सेक्शन है उसकी जो विड्थ होती है वो फाइनाइट होती है। इसकी जो बाउंड्री है तो जो फाइनाइट है वुड सेक्शन की, लेकिन इनफाइनाइट हार्मोनिक ऑसिलेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी इनफाइनाइट ही होती है ऑलमोस्ट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। तो इसकी वजह से हम इनको दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रीनॉर्मलाइजेशन प्रोसेसेस, उसमें टू टेस्ट किया जाएगा। सो पहली बात हम बात करते हैं कि एनर्जी लेवल्स इन दी पोटेंशियल आर ओनली फिल्ड अप टू दी फर्मी लेवल। तो वुड सेक्शन पोटेंशियल को हम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। सो एनर्जी लेवल्स आर ओनली फिल्ड अप टू दी फर्मी लेवल। तो पहली बात कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो अंदर होता है न्यूक्लियन, ऑल दोज आर फर्मियोस। तो फर्मियोस हमेशा फर्मी प्रिंसिपल के कॉरेस्पॉन्डिंग, पॉलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपके पास लेवल को फिलिंग करेंगे, एंड विच फॉर द न्यूक्लियाई नियर द स्टेबिलिटी लाइन लाइज सेवरल एमबीवी बिलो द टॉप ऑफ द वुड सेक्शन पोटेंशियल। तो मतलब जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल के अंदर जो एनर्जी लेवल रहेंगे उसकी जो फिलिंग होगी दैट विल बी वेरी मच बिलो दी टॉप ऑफ दी पोटेंशियल। मतलब जिसको हम बोलते हैं कि आपके पास, जहाँ पे बता देता हूँ, जो अगर पोटेंशियल की ये वाली बाउंड्री है जिसको हम जीरो बोल रहे हैं, तो इसको काफी ज्यादा नीचे न्यूक्लियस जो है इसका फर्मी लेवल उसके इन बिटवीन लाई करेगा, एंड फर्मी लेवल से नीचे नीचे सारे के सारे लेवल फिल हो गए। तो फर्मी लेवल के ऊपर वाले लेवल तो हमारे पास काउंट ही नहीं करेंगे, उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा कि आपके पास जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है या आपके पास फाइनाइट पोटेंशियल है। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वाला फंडा यहाँ पे काउंट नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास फर्मी लेवल से ऊपर वाले लेवल जो है, जो बाउंड्री है, बाउंड्री तक हम पहुंचेगी थी।
ठीक है, तो ये वाला फंडा आपका क्लियर हो जाता है, इसीलिए आपके पास इन दोनों पोटेंशियल को कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑसिलेटर गिव्स टू इन्फिनिटी एट लार्ज डिस्टेंसेस मेक्स नो डिफरेंस, तो आपके पास इन्फिनिटी का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। अनऑक्यूपाइड लेवल्स अबव द फर्मी लेवल डोंट कंट्रीब्यूट टू द टोटल एनर्जी, तो अगर एनर्जी को कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं अनऑक्यूपाइड लेवल, तो चाहे फिर फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, कोई मतलब नहीं है। Some of the energies of the occupied levels don't directly give the total energy of the nucleus, तो अब यहाँ पे आपके बात कर सकते हैं कि एनर्जी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास अगर सबका सम कर लिया जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज हमें इसको सम हैज टू बी रीनॉर्मलाइज्ड एंड इट इज कॉल्ड स्टूटिस्की रीनॉर्मलाइजेशन। ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ओनली इसकी सरफेस स्क्रैचिंग है बेटा। Contributions from the filled states or filled shells in the bottom of the potential well are thereby cancelled out, तो आपके पास जो बॉटम होगा, बॉटम भी यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, ओनली दिस जो आपके पास वैलेंस न्यूक्लियड होंगे, ओनली शॉर्ट बैंड होगा जो वैलेंस न्यूक्लियड के नियर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, जो लास्ट वैलेंस शेल होगा ओनली वही कंट्रीब्यूट करेगा, जो कोर होगी कोर यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स की रीनॉर्मलाइजेशन का ये वाला कंसेप्ट है। तो पोटेंशियल की डेप्थ कितनी है वो भी यहाँ पे हमने हटा दिया। तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फील्ड शेल्स इन द बॉटम ऑफ द potential are thereby cancelled out, then the fact that wood sector potential has a flat bottom whereas the oscillator potential has not can be disregarded, तो पोटेंशियल की जो शेप है ग्राउंड लेवल पे नीचे जो डेप्थ है उसको भी हमने यहाँ पे टेक केयर कर लिया है, उसको भी हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्लैट बॉटम एंड राउंड बॉटम जो सारे का सारा पार्ट यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, इट विल कैन बी डिसरिगार्डेड यहाँ। So whereas the oscillator, okay, only the contribution from the levels in the fairly narrow band near the Fermi surface is of significant importance, तो फर्मी लेवल के आसपास जितने भी लेवल रहेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही जब वैलेंस शेल होगा उसको वही कंट्रीब्यूट करेगा, ना तो उसके बियॉन्ड ना उसके नीचे वाला। तो इसकी वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का रेलेवेंस जो है लिमिटेड रह जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं ए टर्म प्रोपोर्शनल टू, जो मेन चीज आती है, तो अ टर्म प्रोपोर्शनल टू एल इनटू एल, तो कैपिटल है यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द पोटेंशियल इज टू बी एडेड टू द हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थर्ड पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो एल इनटू एल, तो एल स्क्वायर यहाँ पे जो है इसको हम ऐड करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में, दैट वे दिस इज व्हाट मेक्स इट मॉडिफाइड, तो जो मॉडिफाइड हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है उसमें जो मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड इसीलिए आता है बिकॉज इसमें एक सेपरेट टर्म ऐड की जाती है। The term mimics a steeper slope of the oscillator potential around the Fermi level, तो आपके पास क्या होता है जबकि जो स्लोप है उसको स्टीप कर देता है rather than curved, तो कर्व नहीं रहती है, स्टीप कर देता है, making the potential more wood sectional like in the energy range where the energy level play a crucial role, तो ये वाले लिटरेचर आपको बुक्स में कम मिलेगा बेटा, बिकॉज इसमें अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा उसने एल स्क्वायर टर्म क्यों ली है या एल डॉट एस के अलावा इसमें क्या क्या काम किया है, तो वो सारे का सारा पार्ट ओनली सरफेस स्क्रैचिंग करेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो एल इंटू एल स्क्वायर की जो टर्म है वो आपकी जो पोटेंशियल है उसको वुड सेक्शन की तरह बनाने के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल को वुड सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज उस टाइम पे जब ये पोटेंशियल डिवाइस किए गए थे कंप्यूटर टेक अवेलेबल नहीं था, न्यूमेरिकल सिमुलेशन करना या न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करना पॉसिबल नहीं था मोस्टली। सो potential be like wood section in the energy range where the energy level structure plays a crucial role, so in fact the correction term L square is so efficient that the modified harmonic oscillator potential and wood section potential in many applications give virtually the same results compared to the wave function in as given in figure 2, तो नीचे फिगर दी हुई है बेटा। so in fact the modified oscillator potential is still today used about as much as wood section potential in very such area, very such works, तो यहाँ पे आप कई बार मॉडिफाइड हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल लेके भी काम चलाते हैं, कई बार वुड सेक्शन से भी काम चल जाता है, लेकिन आजकल ज्यादा वुड सेक्शन ही चलता है बिकॉज न्यूमेरिकल कंपटीशन आपके बाएं हाथ की खेल हो गई है, 5 मिनट में आपका रिजल्ट आ जाता है। ऑल्दो दी अगर आपको कंप्यूटेशन का कोड चाहिए वुड सेक्शन का एनर्जी लेवल निकालने के लिए तो वो आप मेरे से भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो दी जैसे आप सी प्लस प्लस करते हैं तो आपके पास इसके मोस्टली ये कोड फोर्ट्रान में होते हैं, इसमें इसका सी वर्जन या सी प्लस प्लस का वर्जन मैं आपको दे दूंगा अगर अवेलेबल हुआ तो। Although the original reason for choosing an oscillator potential in terms of the wood section potential no longer exists,
तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है हम कौन सा पोटेंशियल यूज कर रहे हैं। तो मोस्टली आपका अगर जो भी रिजल्ट, जो भी पोटेंशियल आपके बेटर रिजल्ट एक्सप्लेन कर रहा है, उसी को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। इन बोथ द बोथ सेक्शन एंड मॉडिफाइड हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल स्पिन ऑर्बिटर इंटरेक्शन इज टेकन केयर ऑफ बाय एडिंग ए टर्म प्रोपोर्शनल टू द एल डॉट एस। तो जैसे हमने देखा था कि मैजिक नंबर एक्सप्लेन होते हैं एल डॉट एस से, जैसे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से, तो एल डॉट एस यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। एंड एल डॉट एल ये आपकी जो पोटेंशियल की जो शेप है उसको मॉडिफाई करता है सो एज टू मिमिक दी वुड सेक्शन पोटेंशियल। ये आपको 2 नंबर का पूछा भी जा सकता है, एल डॉट एल क्यों, एल स्टार एल क्यों डाला जाता है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे रीजन अवेलेबल नहीं होता है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। सी एंड डी आपके पैरामीटर है जो आप एडजस्ट करते हैं पोटेंशियल के। ठीक है जी, तो ये बात आप देख सकते हैं बेटा। वुड सेक्शन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, इसको मिमिक करने की बात की जाती है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा बिहेवियर, ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखेगा। स्केयर ऑफ द वेव फंक्शन एंड फॉर द हार्मोनिक एंड सिमिलर सेक्शन पोटेंशियल आर शोन एज लाइक दिस। तो आपके पास ये वाले सारे पैरामीटर आप फिट करके देख सकते हैं। So modified harmonic oscillator potential defined above is still too crude। तो इसमें और कुछ भी ऐड करना पड़ता है, तो इसको ऐसा यूज नहीं कर सकते। इट नीड्स टू बी रीडिफाइंड इन 2 पॉइंट्स। तो इसमें जो आप एल स्क्वायर टर्म डाली है उसमें भी आपको रीडिफाइन करना पड़ता है। द टर्म एल स्क्वायर विल शिफ्ट ऑल द एनर्जी लेवल्स टुवर्ड्स लोअर एनर्जी, बिकॉज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे जो ये वाली पोटेंशियल है, पोटेंशियल के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस डी इंटू एल डॉट एल है, तो आपका पोटेंशियल लोअर हो जाएगा। तो पोटेंशियल से माइनस किया होगा तो आपके पोटेंशियल की वैल्यू लोअर हो जाएगी, तो आपके एनर्जी लेवल नीचे शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ता है। It will shift all the energy levels towards the lower energy. This can be easily understood in the basis NLJ, जो आपके पास बेसिस होता है इसका, the matrix elements of L dot L are proportional to L into L plus 1। तो L स्क्वायर की कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज आएगी L into L plus 1 आएगी। The sign of the term is negative। Sign of the term negative मैंने आपको बता दिया। This is not a desired effect। In fact, it is not possible to reproduce experimentally observed energy spectra without adding a correction term। तो आपको क्या करना पड़ता है, रीनॉर्मलाइज करना पड़ता है इसको। तो हर बार आपको रीनॉर्मलाइजेशन फैक्टर यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको एनर्जी स्पेक्ट्रम को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपके एनर्जी लेवल नीचे निकल जाएंगे। सो द पर्पस ऑफ द करेक्शन इज टू रीस्टोर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ईच ऑसिलेटर सेल। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेल आपको रीस्टोर करना पड़ेगा। द सिंपलेस्ट वे ऑफ अचीविंग दिस इज टू ऐड एन एक्स्ट्रा टर्म टू द पोटेंशियल। इसमें आपको पोटेंशियल में ऐड करना पड़ेगा। दिस टर्म टेक्स ए कांस्टेंट वैल्यू विद इन ईच ऑसिलेटर सेल corresponding to the average value of the matrix element L into L within that the oscillator shell। thus the term is replaced by, आपके इसमें क्या करना पड़ता है, आपको L dot L के corresponding terms जो है उसकी expectation value इसमें से माइनस करनी पड़ती है या अपनी टर्म में इसको ऐड करना पड़ता है। बिकॉज डी एल स्क्वायर वाली टर्म आपके पास क्या होगी, माइनस में माइनस के साइन के साथ आएगी, लेकिन जो L dot L की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाली आएगी विद इन दी ऑसिलेटर शेल, इसकी एवरेज वैल्यू है वो आपके शेल में ऐड हो जाएगी। इसकी वजह से आपका जो लेवल है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका रिस्टोर हो जाएगा। तो इसको आप देख भी सकते हैं, मैंने लिटरेचर लिख दिया है। दूसरी बात होती है, अगर आपके पास बाय चांस न्यूक्लियस के अंदर जैसे आपके पास इंटरेक्शन है, उसमें आपका बाय चांस न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है वो फिशन अगर करता है, ठीक है, अगर आपके पास फिशन होता है तो उसमें क्या होता है, नेक फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे डंबल शेप होती है ना। स्टार्टिंग में आपका न्यूक्लियस स्फेरिकल है, उसके बाद जब ब्रेकअप होता है, न्यूक्लियर ब्रेकअप होगा, जैसे फिशन होगा तो उसमें 2 न्यूक्लियस निकलेंगे, तो उसके न्यूक्लियस बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फिशन अकर होना चाहिए। तो फिशन के लिए आपके पास नेक बननी चाहिए। तो फिशन जब नेक बनेगी, नेक को हमने यहाँ पे टेक केयर नहीं किया है, तो नेक को टेक केयर करना यहाँ पे जरूरी है। तो फिशन इंप्लाइज दैट द न्यूक्लियस गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। So therefore the shape of the potential has to be modified in such a way that neck can be formed। तो neck वाला जो part है वो काफी important होता है न्यूक्लियर फिशन वाला। So this is achieved by adding one more term to the potential। The effect of this term on the shape of the potential is illustrated in the figure 3 and the strength of the term is denoted by epsilon 4। तो epsilon 4 जो है वो neck को डिनोट करती है, neck से जो strength है वो बता देगी। To form a neck positive value epsilon 4 is required। तो epsilon and epsilon 4 यहाँ पे आपके पास पता चलना चाहिए। तो जैसे ये वाला है, आपके पास जो neck formation यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। एलिप्स जो है इक्विपोटेंशियल शेप्स जनरेटेड बाय द पैरामीटर एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन 4 ऑफ द मॉडिफाइड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो 1969 का वर्क है बेटा, नेशनल ने काम किया हुआ है एट दैट टाइम। So in order to simplify the calculations of the energy levels and single particle wave functions, a coordinate transformation is made
अकॉर्डिंग टू दी प्रेस्क्रिप्शन। तो आपके पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको भी कर सकते हैं, एक्स है या वाई है, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाती है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, एंड जो डब्ल्यू जेड है उसको सेपरेटली लिखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जीटा ईटा एंड टॉ की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। So these coordinates are usually referred to as stretched coordinates. Stretch coordinate के corresponding भी आप इसको लिख सकते हैं। In addition, the angular momentum operator is redefined. इसको आप redefine करके भी लिख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओनली अभी तक यहाँ पे तक यहीं तक रखेंगे। तो कल हमारा जो लेक्चर है उसमें एक मिनट सॉरी इसमें ओके, इसमें कुछ रह गया क्या? तो सॉल्विंग द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या रहेगा इसमें? आइगन वैल्यू प्रॉब्लम में क्या रहेगा, आपके पास जो बेसिस है उसको आप डायगोनलाइज करेंगे। डायगोनलाइज करने के बाद आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। वो वाला पार्ट हम मोस्टली कल डिस्कस करेंगे। मैं एक बार बता देता हूँ एनर्जी आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज एक्चुअली हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में जो भी मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं उसमें हम एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करते हैं। हमारे पास क्या चाहिए? एनर्जी बैंड चाहिए। एनर्जी बैंड के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी चाहिए। एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना पड़ता है और नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो नॉर्मलाइज करके जो रिजल्ट आएंगे उसको हम चेक करेंगे हमारे पास जो एक्चुअल स्ट्रक्चर आ रही है उसके साथ मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। सो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम कंसिस्ट इन कैलकुलेटिंग द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द मॉडिफाइड हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। The method of matrix diagonalization is used. It requires that a set of basis function is chosen. In this case, the basis function can be labeled by quantum number. तो यहाँ पे आपके पास जो बेसिस सेट होता है n, l, j and k, यहाँ पे आपके पास जो कल मैं बात बताऊंगा k को हमने ओमेगा के साथ वहां पे रिप्लेस किया है, तो नेल्सन ऑर्बिटल को ओमेगा के साथ लिखा जाता है। तो कल हम वहां पे भी जाएंगे। तो पैरिटी भी हम वहां पे लिखेंगे। पैरिटी कौन सी होगी? जो निल्सन ऑर्बिटल है उसको ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा एन एल एंड जे के साथ। कंपेयर विद द एटॉमिक फिजिक्स, एन इज द मेन क्वांटम ऑसिलेटर क्वांटम नंबर। एल यहाँ पे आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रहेगा, जे आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर रहेगा, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जहाँ पे के जो है प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑन द सिमेट्री एक्सिस, इट इज ऑफन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ठीक है सर, ओके। उसके बाद आ जाता है कि वंस दी बेसिस, जब जब हमने बेसिस सेट चूज कर लिया, जो ये वाला बेसिस है एन एल जे एंड के ओमेगा के वाला, द मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ द हैमिल्टोनियन between all the basis states must be calculated, diagonalize the matrix, and we will be able to calculate the energy eigenvalues. Therefore single particle energies are different from the two kinds of the nucleus. तो उसको हम बात भी करेंगे बेटा कैसे कैसे होता है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, सो कल हम बात करेंगे हमारे